नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 14 अक्टूबर को की गई थी और इस दौरान कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था। बता दें, कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। वहीं जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा और आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। अब इस मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि इस साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। सर्वे में मस्जिद के वजूखाने के बीच में एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिला जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह एक फव्वारा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ साइंटिफिक टेस्ट भी कराया जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और मामला साफ हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसी बीच मामले को लेकर जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। इसी बीच हंगामे के आसार को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मनीष सिसोदिया के घर के आसपास आप कार्यकर्ता ना जुटें, इसलिए धारा 144 लगाई गई है और सीबीआई मुख्यालय की ओर जाने वाले दोनों रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। साथ ही यहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस सारे मामले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि मेरे खिलाफ जो केस चलाया जा रहा है वो फर्जी है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात ना जा सकूं। गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। इसके साथ ही रविवार को सीबीआई का समन मिलने पर सिसोदिया ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। मुंबई में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खास अनुरोध किया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में ऋतुजा लटके, जो कि अपने पति रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, के खिलाफ मैदान में कोई उम्मीदवार न उतारे ताकि ऋतुजा लटके जीत सके। रमेश लटके अंधेरी पूर्व से विधायक थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई, जिस वजह से इस पर चुनाव कराना पड़ रहा है। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह रमेश लटके के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार जरूर करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोटिंग प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं वोटिंग के लिए प्रतिनिधियों को आना शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम सबसे पहले एआईसीसी में वोट करने पहुंचे। साथ ही जयराम रमेश और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय पहुंचकर वोट डाला है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेल्लारी में अपना वोट डालेंगे। बता दें कि अध्यक्ष चुनाव के मैदान में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव में पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का एक दूसरे से सीधा मुकाबला है। और चुनाव से पहले सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की किस्मत पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। हमारे खिलाफ मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्योंकि पार्टी के नेता और प्रतिष्ठान दूसरे उम्मीदवार के साथ भारी थे। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह हमारा आंतरिक चुनाव का हिस्सा है। हमने एक दूसरे से जो कुछ भी कहा वह फ्रेंडली ढंग से है। हमें मिलकर पार्टी बनानी है। शशि थरूर ने मुझे फोन किया और मुझे शुभकामनाएं दी और मैंने भी यही कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस वर्ष भारतीय मुद्रा रुपए में आई 8% की गिरावट को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए कहा कि कमजोरी रुपए में नहीं आई बल्कि डॉलर में मजबूती आई है।
IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के बाद सीतारमण ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत करते दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत बताते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बावजूद भारतीय रुपये में स्थिरता बनी हुई है। रुपये में गिरावट आने से जुड़े एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहली बात, मैं इसे इस तरह नहीं देखूंगी कि रुपया फिसल रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि रुपये में मजबूती आई है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा, मजबूत हो रहे डॉलर के सामने अन्य मुद्राओं का प्रदर्शन भी खराब रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये ने बेहतर प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 82.35 के भाव पर बंद हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अक्टूबर 2022 तक 532.87 अरब डॉलर था, जो कि एक साल पहले के 642.45 अरब डॉलर से कहीं कम है। सीतारमण ने कहा कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण मूल्यांकन में बदलाव आना है और भारतीय रिजर्व बैंक भी इस बात से सहमति रखता है। पाकिस्तान में हुए उपचुनाव इमरान खान के लिए एक नए मौके के रूप में सामने आए हैं। यहां हुए उपचुनाव से ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता अभी भी इमरान खान को समर्थन देना चाहती है। इमरान नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उपचुनाव में 6 नेशनल असेंबली और 2 पंजाब विधानसभा सीटें जीती हैं, जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इन उपचुनाव से आगे होने वाले आम चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है। असल मायनों में यह प्रमुख राजनीतिक दलों की परीक्षा थी। देश में पहली बार इमरान खान 7 सीटों से खुद लड़ रहे थे। PTI ने 8 में से 6 नेशनल असेंबली सीटों पर जीत हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI प्रमुख ने सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर पेशावर, मर्दन, चारसद्दा, फैसलाबाद और ननकाना साहिब में सीटें जीती। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी मुल्तान में एक महत्वपूर्ण नेशनल असेंबली सीट हार गई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी को हराया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।